गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे धनुष की प्रत्यंचा। ये एक कविता है और धनुष की प्रत्यंचा डॉक्टर देवेंद्र दीपक की लिखी हुई कविता है। तो कवि परिचय में सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र दीपक का जन्म 1934 में हुआ। ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखिए, आपने मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन के साथ कई पत्र पत्रिकाओं, आप ये लिखो, आपने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मध्य प्रदेश में कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उसके बाद इनकी जो रचनाएं आपकी सूरज बंती, किरण, बंद कमरा, कुछ भी 3 रचनाएं आप लिख सकते हो, 3 या 4। उसके बाद आप साक्षात्कार के संपादक भी रहे, या भाषाएं कौन कौन सी यूज़ की वो आप लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। शिष्यों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने वाली कविताएं ढेरों हैं, लेकिन शिक्षक के दायित्व को केंद्र में रखकर रची गई कविताएं कितनी हैं? शायद नगण्य। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, नगण्य, जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते, उंगलियों पे हम बता सकते हैं 1 2 3 बस, है ना, जो गिनने लायक भी नहीं है, अनगिनत नहीं है। तो यहाँ पे कवि ने शिक्षक के दायित्वों को लेकर, दायित्व मतलब शिक्षकों के जो कार्य हैं, उत्तरदायित्व होता है, शिक्षकों का क्या कार्य होता है या शिक्षक क्या करता है, इसको लेकर ये कविता लिखी है। और उन्होंने हमेशा आप लोगों ने पढ़ी होगी, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिष्यों के लिए, कि उनको क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिष्य या छात्र। बहुत सारी कविता, लेख, सब कुछ आपने पढ़े होंगे उनको लेके। लेकिन ये जो कविता है ये शिक्षक के लिए लिखी है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, टीचर्स कैसे होते हैं, उनका उत्तरदायित्व, टीचर्स क्या करते हैं। तो ये इस कविता में हमको पढ़ने को मिलेगा। हिंदी के जाने माने कवि एवं मनीषी डॉक्टर देवेंद्र दीपक की धनुष की प्रत्यंचा हिंदी की उन विरल कविताओं में शीर्षस्थ कविता है जिसमें एक शिक्षक अपने पक्ष के औदात्य को गंभीरता से प्रस्तुत करता है। लक्ष्य का भेद धनुष की प्रत्यंचा के ऊपर निर्भर करता है। वह जितनी अधिक शक्ति से खींची जाती है वह उतनी ही तीव्रता और शक्ति से लक्ष्य भेदन तक तीर को प्रक्षेपित करती है। इसी प्रकार शिक्षक का शिक्षण प्रत्यंचा के समान है। यहाँ पे टीचर को धनुष की प्रत्यंचा, ये जो नाम है कविता का, तो आपने देखा है धनुष बाण, आपने देखा होगा ये जो सीरियल्स में अभी जैसे आप लोगों के घर में दादा दादी ने बताया हो या आपने बचपन में यूज़ किया हो, खेलने के लिए भी आप लोग खेले होंगे धनुष बाण से। आर्चरी, धनुर्विद्या, ये भी आपने नाम सुना होगा और आपने देखा भी होगा। और आपने सीरियल्स देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि राजा या फिर भगवान जो थे पहले अपने वेपन्स में के रूप में धनुष बाण को यूज़ करते थे, बो एंड एरो, है ना, उसको यूज़ करते थे। तो वो नाम दिया है कविता को, धनुष की प्रत्यंचा इसलिए नाम दिया है कि यहाँ पे जो टारगेट है वो बताया है बच्चे का, और टीचर को बताया है, बच्चे को बताया है धनुष, और टीचर को बताया है धनुष, और बच्चे को बताया है बाण। इसका ये मतलब है कि कभी भी आपकी लाइफ में आपको जो गोल है, आपको जो हासिल करना है वो आपका लक्ष्य होता है, और यदि आप उस लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हो, काम करते हो, तो डायरेक्ट आप उस लक्ष्य पे पहुंचते हो। तो यहाँ पे लेखक ने, कवि ने ये बताया है कि टीचर और शिष्य का संबंध धनुष बाण की तरह है कि यदि धनुष के साथ बाण को जोर से खींच के छोड़ा जाए तो वो एकदम जाके लक्ष्य पे लगता है, जो उसका गोल होता है, टारगेट होता है, उसको अचीव करता है। आपने देखा होगा जो लोग आर्चरी करते हैं, इसमें फोर्स लगता है। जितनी तेज आप खींचोगे, जितना पीछे हाथ लेके जाओगे, जितना कमान को, जैसे आपने देखा हो धनुष बना रहता है, सामने एक जो लचीली सी वो रहती है, गोल लकड़ी टाइप की, और उसमें एक रस्सी बंधी हुई रहती है। उस रस्सी को यदि आप खींचते हो तो वो तेजी से जाती है। जितना तेज आप खींच के छोड़ोगे उतना तेज फोर्स से वो जाएगा और आपके लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला
इसी प्रकार शिक्षक का शिक्षण प्रत्यंचा के समान है। उनका टीचर का शिक्षण ऐसा होना चाहिए, टीचर का पढ़ाई ऐसी होना चाहिए या सिखाना ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को एक बार में समझ में आए या एक बार में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ समझ में आ जाए। छात्र जितनी अपनी जिज्ञासा और लगन की शक्ति से शिक्षक से सीखने का प्रयास करेगा, वह उतना ही ज्ञान के तीर से अपने जीवन की बाधाओं को भेद सकेगा। यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि शिक्षक का जो काम होता है वो यही होता है कि अपने जो भी शिष्य हैं या जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाले। कभी भी उनको उनके पूछने पर टीचर को उत्तर देते आना चाहिए, आपकी समस्याओं का समाधान देते आना चाहिए। आपको ऐसा आंसर मिले टीचर से जो आप सेटिस्फाइड हो जाए। आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन टीचर के पास मिलना चाहिए। आपकी कोई जिज्ञासा है या आपको कुछ जानने की इच्छा है तो टीचर को उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो आपकी जिज्ञासाओं को आप शांत कर सके या आपको किसी भी जानकारी को समझा सके। और आपकी यदि प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होना चाहिए टीचर के पास। आपको सिखाने वाली, आपको नई नई जानकारियाँ देने वाला नॉलेज होना चाहिए टीचर के पास। तो और यदि छात्र या स्टूडेंट अपने पूरे लगन से, मतलब सही मन से, सच्चे मन से यदि टीचर से सीखने की कोशिश करेगा तो वो जरूर सीख सकेगा और जो उसका लाइफ का गोल है उसको अचीव कर सकेगा। वर्तमान में यह कविता अधिक प्रासंगिक है क्योंकि छात्र अंधकार से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने, व्यक्तित्व को मोती सा कांतिवान बनाने, सृजनशील होकर राष्ट्रीय भाव जगाने तथा उदात्त चरित्र निर्माण हेतु शिक्षक के प्रेरणा पुंज से ही आलोकित हो सकता है। यह कविता नई कविता का अनुपम उदाहरण। नई कविता मतलब आधुनिक समय में भी ये कविता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने पुराने समय में। पुराने समय के या नए समय के लिए इसलिए बोला क्योंकि इस समय जो छात्र का जीवन है वो बहुत थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, कठिनाइयों से भरा है, बहुत चुनौतियां हैं छात्रों के जीवन में इस समय। तो इसलिए भी उन्होंने बोला है कि आधुनिक युग के लिए भी यह कविता एक उदाहरण है क्योंकि छात्र अंधकार से, मतलब जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको पता नहीं है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या हमको किसी काम के करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये सब चीज़ें उसको पता नहीं है। लेकिन यदि किसी भी स्टूडेंट को टीचर का सपोर्ट मिलता है, टीचर का साथ मिलता है, एक अच्छे शिक्षक का साथ मिलता है तो वो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। तो ये हमारा पोयम है, इसको मैं रीड करके थोड़ा बताती हूँ। इधर क्यों खड़े हो उदास, क्यों मलिन हो गया चेहरा, अंधकार में भटकन में डूबे हो कंठ कंठे में, लो मैं तुम्हारे हेतु सेतु बना हूँ। इस सेतु पर पांव रखकर निर्भीक और निर्द्वंद होकर उतर जाना तुम पार, क्योंकि तुम्हें खोलना है ज्योति का वह द्वार। अब टीचर बोल रहा है अपने स्टूडेंट से कि तुम डरो मत, तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं हूँ और आप मुझे अपनी लाइफ का पुल समझ सकते हो, ब्रिज समझ सकते हो। ब्रिज किसके लिए होता है? एक जगह से दूसरी जगह को जहाँ हम चल के पार नहीं कर सकते, उस जगह पे जाने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या रहता है? ब्रिज रहता है। तो यदि आपको पानी है नीचे या गहरी खाई है तो वो आपकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए ब्रिज का काम करूँगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको मैं एक पुल बन जाऊंगा, आप मेरे ऊपर चल के जाओ बिना डरे, बिना किसी संकोच के, मेरा सहारा लेकर आप मुझे पुल समझकर इस पार से उस पार निर्भीक चलते चले जाओ, क्योंकि तुमको ही इस पार से उस पार जाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से जो कुरीतियां हैं समाज में, मतलब नई नई चीज़ें आप सीख के जाओगे तो आप आगे जाके भी उन्हीं चीज़ों को सिखा पाओगे। और तुम्हारा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम जाओ और आगे बढ़ो। मैं आपके साथ, उदास मत हो, बिना किसी निराशा के, बिना किसी डर के आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो ये पेज नंबर 72 के, अब पेज नंबर 73।
और लो बढ़ाओ हाथ, तुम्हें देता हूँ पूंजी जैसे पूंजी, समझ मैंने सहेजा है मेरी कठोरता पर। कभी कभी तुम गुस्सियाते हो, मन ही मन कुछ कह सुन जाते हो, लेकिन मैं कठोर हूँ, यह मेरी एक व्यवस्था है, मेरी कठोरता सीपी की कठोरता है। जो कुछ भी सहना है मुझको ही सहना है, तुम्हें तो बस मोती सा पलना है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम को मैं, मतलब तुम थोड़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं तुम्हारा वो हाथ पकड़ लूँगा, और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुमको मेरे हाथों के सब स्पर्श से या मेरे हाथ को थामने मात्र से मैं तुम्हारा जीवन भर सपोर्ट करूँगा, जीवन भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं तुम्हें सफलता की कुंजी के लिए या ऐसे दरवाजे की एक चाबी देना चाहता हूँ। कुंजी मतलब चाबी, ऐसे दरवाजे की चाबी देना चाहता हूँ जिसको तुम उपयोग करके, जिसका तुम यूज़ करके पूरी लाइफ की प्रोग्रेस के दरवाजे खोलते जाओगे। मतलब ऐसे डोर खोलोगे जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही होती जाएगी। मुझे पता है कि मैं बहुत कड़क स्वभाव कभी कभी मेरा रहता है, तुम कभी चिढ़ भी जाते हो क्योंकि मेरा स्वभाव कड़क है। मैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस में आप लोगों को रखता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने की बातें करता हूँ, मैं डिसिप्लिन आपको सिखाता हूँ, अनुशासन आपको सिखाता हूँ, और मेरा व्यवहार आपके प्रति कड़क रहता है, कठोर रहता है। तो कभी कभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, खराब लगती है मेरे विषय में, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं कठोर यदि नहीं बनूंगा तो मैं आपकी सुरक्षा कैसे करूंगा। जिस प्रकार एक जो मोती होता है वो मोती बहुमूल्य होता है, बहुत सुंदर होता है, चमकीला होता है, तो उसके खराब होने के बहुत डर से उसको किस में रखा जाता है? मोती कहाँ से हमको प्राप्त होता है? सीपी से। सीपी क्या करती है? मोती को प्रोटेक्ट करती है। उसी प्रकार आप भी बहुत बहुमूल्य हो, बहुत महत्वपूर्ण हो आप, तो आपको खराब होने से या चोरी जाने से या आपके व्यक्तित्व के बिगड़ने के डर से मैं आपको सीपी की तरह कवर करके रखता हूँ। मैं आपका एक कवर हूँ, आप मोती की तरह बहुमूल्य हैं और मैं कठोर मतलब कड़क सीपी की तरह। आप लोगों को सीपी जानते होंगे ना, मोती जिसके अंदर मिलता है, समुद्र में से निकलते हैं। तो टीचर बोल रहे हैं कि मैं सीपी की तरह हूँ और आप मोती की तरह हो, इसलिए मैं आपका आवरण बनके, कवर बनके हमेशा आपके साथ, आपके ऊपर रहता हूँ। उसके बाद है मैं जानता हूँ, अनुमानता हूँ, मेरी उक्तियाँ झिड़कियाँ, तनी तनी बुकड़ियाँ कभी कभी तुम्हें शूल सी लगी हैं। मुझे शूल तो बनना ही था, क्योंकि मेरी रक्षा परिधि में तुम्हें फूल बन खिलना ही था। कवि ने बताया कि शिक्षक बोल रहे हैं मैं जानता हूँ, मुझे अनुमान भी है कि मैं कभी कभी जब आप लोगों को डांट देता हूँ, झिड़क देता हूँ, कभी कभी मेरे हाव भाव से, कभी कभी मेरे चेहरे के मनोभाव से, मेरे एक्सप्रेशन से आप लोगों का मन बहुत दुखी होता है, बहुत खराब होता है आप लोगों का मन। लेकिन मुझे इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का जो भाव भंगिमा है वो उपयोग में लाना जरूरी रहती है, क्योंकि मैं उसी प्रकार आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ यदि मैं बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सामान्य व्यवहार यदि करूँगा, थोड़ा हटके आपके साथ अनुशासित जीवन से आपको नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको जितना सिखा सकता हूँ वो नहीं सिखा पाऊंगा। और आप भी मेरे आपके प्रति जो व्यवहार है वो बहुत यदि कम हो जाएगा तो आपको भी मेरी बातों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 73 पेज का ही एक पैराग्राफ और बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, ओके, बाय एवरीवन।